मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व था। मेरी बेटी का नाम मीनाक्षी था। मेरी बेटी मेरे घर की खुशी थी, लक्ष्मी थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। जब उसने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, तो मैंने उसे नहीं रोका। भला मैं उसे क्यों रोकती? मैं चाहती थी कि वह डॉक्टर बने और अपने सपने को पूरा करे। लेकिन हम लोग गरीब थे, फिर भी बड़ी मेहनत करके उसे डॉक्टर बनाया था। अभी उसके हाउस जॉब के दिन थे, यानी कि इसके बाद वह एक पूरी तरह डॉक्टर बन सकती थी और अपना अलग से क्लिनिक भी बना सकती थी। लेकिन अभी वह नए डॉक्टरों की सूची में थी, इसलिए नए डॉक्टरों को ज्यादा मेहनत का काम दिया जाता है, जैसे कि नाइट ड्यूटी वगैरह। सब जानते हैं कि रात को जागना बड़ा मुश्किल काम है। जब उसने मुझे बताया कि उसकी नाइट ड्यूटी रहेगी, तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा कि जब तक तू घर नहीं आएगी बेटी, मैं परेशान रहूंगी। वह मेरी इकलौती बेटी थी। मेरे 2 बेटे भी थे, लेकिन जो प्यार मुझे बेटी से था, वह अपने बेटों से नहीं था। उसके पापा भी उससे बहुत प्यार करते थे। घर में उसकी एक बुआ भी रहती थी, वह भी उसे बहुत प्यार करती थी। उसने कहा कि मैं ड्यूटी बदलवा नहीं सकती, ऊपर से ऑर्डर आया है। आप परेशान मत होना, अस्पताल में मैं अकेली थोड़ी होती हूँ, और भी लोग होते हैं। उसने बड़े प्यार से, बड़े तरीके से मुझे समझाया, लेकिन फिर भी मैं अंदर से परेशान थी। लेकिन वह बड़ी जिम्मेदार थी। डॉक्टर के पास कहाँ वक्त होता है कि वह एक गिलास पानी भी पी ले, और नाइट ड्यूटी पर तो डॉक्टर वैसे ही बड़ा बिजी रहता है। लेकिन फिर भी वह रोज मुझे फोन करती थी, पर आज उसका फ़ोन नहीं आया, तो मैं बड़ी परेशान हो गई। जब मैंने फ़ोन किया, तो बेल तो जा रही थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं परेशान हो गई। मेरा दिल काँपने लगा कि ना जाने क्या हो गया है। और फिर जिस हालत में मेरी बेटी को घर लाया गया, वह मैं ही जानती हूँ। लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन भी हमें नहीं दिया गया, पर उसकी एक दोस्त थी, जिसने हमें बताया कि मीनाक्षी की तरफ से मुझे एक वीडियो मिली है। वह जब हमारे घर आई, तो उसके फ़ोन में एक वीडियो थी, जो हमें मिल गई। जब उस वीडियो को चलाया, तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, और फिर पूरा देश मेरी बेटी के साथ खड़ा था। उस वीडियो के अंदर कुछ लोगों ने मेरी बेटी के साथ एक दिन मेरी बेटी अस्पताल से वापस आई तो कहने लगी, माँ आज मुझे एक सवाल का जवाब तो दो, कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो, तो क्या उसे रोकना चाहिए? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? ये तो भगवान भी कहता है कि सिर्फ सच्चाई और हक का साथ देना चाहिए। मेरी यह बात सुनकर वाकई खो गई। मैंने कहा मीनाक्षी, खाना खा लो। कहाँ खो गई हो? देख आज तेरी पसंद का राजमा चावल बनाया है। उसको यह खाना बहुत पसंद था। वह देखते ही खुश हो जाती थी, लेकिन आज कहीं खोई हुई थी। जब मैंने बार बार पूछा तो कहने लगी, माँ अगर ऐसा कुछ बुरा हो रहा हो जिसको रोकने की आपके अंदर ताकत भी ना हो, तो फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा तो बेटा, फिर भी लड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान कोशिश करता है, तो भगवान उसका साथ देता है। और तू किस बारे में पूछ रही है? और इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? कहने लगी, कोई बात नहीं है माँ, बस एक टेस्ट है, उसमें नंबर लगवाने की कोई बात चल रही थी, तो उसके बारे में कह रही थी। मुझे उसकी इस तरह की बातें समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। और फिर वहां तो डॉक्टर बन रही थी। बस मैं चुप करके सुन लेती थी। लेकिन जब भी वह मुझसे कोई बात पूछती थी, तो मैं उसका जवाब अपनी तरफ से अच्छी तरीके से ही देने की कोशिश करती थी। मुझे मेरी बेटी से बड़ा प्रेम था। हम लोग बड़े गरीब थे। उसके लिए मैंने अपना जेवर बेचा था, और बड़ी मुश्किल से उसकी फीस भरी थी। मुझे उससे बहुत प्यार था। वह एक अच्छी बेटी और एक अच्छी इंसान थी। एक दिन वह बालकनी में खड़ी थी, जब अचानक से डर गई और भागती हुई नीचे आ रही थी, कि मुझसे टकरा गई। मैंने कहा, क्या हो गया है बेटा? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब अच्छा तो है ना? उसने कहा, एक लड़का खड़ा है। मैंने कहा, कहाँ खड़ा है? कहने लगी, हमारे घर के नीचे। मैंने कहा, तो क्या हो गया? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, कुछ खड़े होते हैं, कोई फोन पर बात करता है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? उसने कहा, मेरी बात समझी नहीं आप? वह ना रोज यहाँ पर आता है, और हमारे घर की तरफ देखता है, जैसे कि मुझे ही देखता है। दूर दूर से मुस्कुराता है। पता नहीं क्या सोचता है। मैंने कहा, जब तक वह दूर खड़ा है, वह कुछ भी कर सकता है, हम उसे रोक भी नहीं सकते। अगर वह तुझे कोई बात कहे, तो तू उसका मुंह तोड़ जवाब देना। उसने कहा, ठीक है। और मैं बालकनी में खड़ी थी। जब तक वह घर से निकली,
क्योंकि आजकल उसकी नाइट ड्यूटी होती थी, इसलिए वह शाम को ही जाया करती थी। जब वह बाहर निकली, तो आज उस लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं दूर से यह सब कुछ देख रही थी। पहले वह लड़का कुछ बोला, फिर मीनाक्षी ने कुछ कहा और उसने उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह फिर हाथ रखकर एक तरफ को चला गया और मीनाक्षी अस्पताल के लिए रवाना हो गई। मैं पूरा दिन सोचती रही, लड़का कौन था? मेरी बेटी को उसने क्या कहा? आज उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। वह रोज़ मुझे फ़ोन करती थी। जब शाम को वापस आई, तो मैंने उससे पूछा, वह लड़का क्या कह रहा था? कहने लगी, माँ, वह बुरा लड़का नहीं है। मैंने कहा, बुरा लड़का नहीं है, तो फिर तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा? तो मीनाक्षी ने कहा, जब मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, उसके बाद मुझे पता चला कि वह बुरा नहीं है। वह अस्पताल में किसी औरत के साथ आया था। तब उसने मुझे देखा था। कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसने यह बात बड़ी इज्जत से की थी, वरना किसी और तरीके से भी कह सकता था। लेकिन उसने ये बात एकदम से कही, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब मैं जा रही थी, तो उसने पीछे से ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, क्या बात की? तो कहने लगी, माँ, उसने कहा था कि चाहे तुम मुझे रोज एक थप्पड़ मारो, मैं फिर भी रोज तुम्हें देखने के लिए यहाँ आऊंगा, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें देखूं नहीं, मेरा दिन नहीं गुजरता। ऐसी बात तो कोई वही लड़का कह सकता है जो आपको सच्चा प्यार करता हो। मैंने कहा, तू भी कितनी मासूम है। तूने एक पल में यह अंदाजा कैसे लगा लिया कि वह सच्चा प्रेम करता है? जो मर्द होते हैं ना, इनको पता होता है कि औरतें बातों से खुश होती हैं। इनको बड़ी-बड़ी बातें करना आता है। अगर इतना ही दम उसमें है, तो उसको कह दे कि मेरा रिश्ता घर भेज दो। पर मीनाक्षी कहने लगी कि ऐसे कैसे वह रिश्ता भेज दे? और अगर उसने रिश्ता भेज दिया, तो क्या आप मान जाओगी? मैंने उसे समझाया कि हाँ, मैं मानूंगी। लेकिन अगर वह इस काबिल हुआ, हम तुझे डॉक्टर बना रहे हैं। तेरी शादी किसी आम आदमी से थोड़ी करेंगे। अब मीनाक्षी रोज वहां से गुजरती थी और वह पहले से ही वहां पर खड़ा होता था। उससे कुछ कहता नहीं था, कुछ बोलता नहीं था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को देखते थे। मीनाक्षी के अंदर मुझे कुछ तब्दीली नजर आने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह भी उस लड़के को पसंद करने लगी है, क्योंकि जब वो वहां से गुजरती, तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी और आजकल वह काफी तैयार होकर जाती थी। वह जिस अस्पताल में काम करती थी, पहले वहाँ पढ़ाई करती थी, इसलिए कभी तैयार होकर नहीं गई। कहती थी कि मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट्स को मेकअप करने की इजाज़त नहीं है। और उसके बाद उसकी आदत बन गई, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई था ही नहीं जिसको उसको दिखाना हो, या कोई उसको जानता नहीं था, तो वह उसके सामने अच्छी दिखना चाहती हो। लेकिन जिसके सामने अच्छी लगना चाहती थी, वह घर के सामने ही खड़ा होता था, इसलिए घर से तैयार होकर जाती थी। उस लड़के के बारे में मैंने थोड़ा-सा पता करवाया था, क्योंकि वह हमारे घर के सामने खड़ा होता था, तो इतना तो पता होना चाहिए। मैंने अपने छोटे बेटे से पता करवाया था। उसने कहा था कि इसका नाम रोहन है और यहाँ सामने वाला घर में रहता है। सामने वाले लोग तो बहुत अच्छे थे। पूरे मोहल्ले वाले इनको सब लोग जानते थे और कहते थे कि अच्छे लोग हैं। और मैंने कहीं ये भी सुना था कि उनका एक ही बेटा है और उसकी माँ को अपने बेटे पर बड़ा गर्व है। लेकिन इनका यह इकलौता बेटा यहाँ क्या करता रहता था? मेरे छोटे बेटे ने शायद गलत इन्फॉर्मेशन निकाल ली हो, किसी और के बारे में पता करके आ गया हो। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। मीनाक्षी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी और सामने ही वह लड़का खड़ा था और बारिश में भी गीला हो रहा था। मैं उसके लिए चाय लेकर आई, तो मैंने भी यह सब देख लिया। मुझसे कहने लगी कि देखो ना, सर्दियों की पहली बारिश है माँ, और यह कैसी हरकतें कर रहा है। मैं भी हैरान थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कहा कि तू क्यों इतना सोच रही हो? ये तो उसकी अपनी मर्जी है ना। तुम अपने कमरे में आकर बैठ जाओ, बाहर मत खड़ी हो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मेरे सामने तो वह कमरे में आ गई, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद महसूस हो गया कि वह फिर से जाकर बालकनी में खड़ी हो गई थी। किसी से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप कभी-कभी सही फैसला नहीं कर पाते और आपके जीवन में गलत आदमी आ जाता है। और फिर आपकी सारी ज़िंदगी खराब हो जाती है। इसलिए सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। हमारे परिवार और जानने वालों में से कुछ लोग ऐसे थे, जो मीनाक्षी से अपने लड़के की शादी कराना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे, जो पहले हमारे घर आना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब उसको जब से पता चला था कि मीनाक्षी डॉक्टर बन गई है, तो वह लोग हम लोगों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। हमारे छोटे से शहर से डॉक्टर बनना आसान बात नहीं थी। हमारे पास तो वैसे भी इतने पैसे नहीं थे।
लेकिन थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ था, क्योंकि मीनाक्षी को स्कॉलरशिप मिली थी। वरना सारी फीस अपने पास से जमा कर देना हमारे बस की तो बात नहीं थी। फिर अभी भी हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा था, क्योंकि फीस तो हम दे देते थे, लेकिन फिर घर को चलाना मुश्किल हो जाता था और उसके लिए कर्ज लेना पड़ता था। ऐसे में मीनाक्षी हम सब के लिए हमारा भविष्य थी, क्योंकि वह डॉक्टर बनकर हम सबकी किस्मत बदलने वाली थी। उसके भाई छोटे थे, बड़े नहीं थे। उसको ही अपने भाइयों के लिए कुछ करना था। भाई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं अपनी बेटी को संभाल कर रखना चाहती थी, और यह भी चाहती थी कि उसका जीवन साथी इंसान बने, जो उसको हमसे दूर नहीं, बल्कि मीनाक्षी से बहुत ज्यादा प्रेम करे। मीनाक्षी बहुत अच्छी इंसान थी। वह किसी का भी दिल जीत सकती थी, लेकिन सामने वाला भी तो इस काबिल होना चाहिए। एक दिन वह मुझसे कहने लगी कि माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, जो मेरे बारे में है, मेरे भविष्य के बारे में है, और मेरे जीवन साथी के बारे में है। मैंने कहा कि हाँ बोल, तुझे क्या बात करनी है? और मुझे समझ आ रहा था कि वह क्या कहने वाली थी। लगता है रोहन ने उसके दिल में जगह बना ली थी, और मुझे यह कहने वाली थी कि रोहन के घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे, तो आप बात कर लेना। लेकिन बताने से पहले उसने मुझसे कहा कि माँ, मेरे दिल में हमेशा जो जगह आपकी, पापा की और मेरे भाइयों की है, वह किसी की भी नहीं हो सकती। और मैंने जो बात करनी है वो ये है कि वह बोलने लगी कि उसको अस्पताल से कॉल आ गई। जैसे ही उसको अस्पताल से कॉल आती थी, वह सब कुछ छोड़कर पहले कॉल उठाती थी। कहती थी कि हो सकता है कोई इंसान तकलीफ में हो, इसलिए मुझे बुला रहा हो। मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। और ये बात तो ठीक थी कि उसे अस्पताल से ही कॉल आई थी। वैसे तो उसकी नाइट ड्यूटी होती थी, लेकिन वह डे ड्यूटी के लिए भी बुला लिया करते थे। कोई डॉक्टर छुट्टी पर चली गई होगी। मैंने कहा कि तू डे ड्यूटी भी करेगी और नाइट ड्यूटी भी करेगी, थक नहीं जाएगी? तो कहने लगी कि एक ही दिन की तो बात है, नहीं थकूंगी, वापस आकर सो जाऊंगी। आप मेरी पसंद का खाना बनाकर रखना, मैं कल सुबह टाइम से पहले वापस आ जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, अपना मोबाइल वगैरह साथ ले ले और फोन को चार्ज कर लेना, और अच्छे से खाना भी खा लेना। तेरे अस्पताल में खाना तो मिलता ही है ना? तो कहने लगी कि हाँ मिलता है माँ। और जब वह घर से जा रही थी, तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था। मुझे उसे पुकारना चाहा, लेकिन नहीं पुकारा, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई जा रहा हो तो उसको पीछे से नहीं बुलाते हैं। उसने कहा था कि जो जरूरी बात मुझे करनी है, वह मैं आपके साथ घर वापस आकर ही करूंगी, क्योंकि आराम से करने वाली बात है। ये कहकर वह अपने काम पर चली गई, और मैं अपने कामों में लग गई। उसने मुझे दोपहर में एक दफा फोन भी किया और बताया कि माँ, सब कुछ ठीक है। फिर उसने मुझे शाम को भी फोन किया और कहा कि माँ, आज थोड़ा काम ज्यादा है, लेकिन मैंने खाना खा लिया था। आपने खाना खाया तो है ना? मैंने उसको बताया कि हाँ, खाना खा लिया है मैंने, अब बस सोने लगी हूँ। मैं जल्दी ही सो जाती थी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता था। उसने कहा कि आप सुकून से सो जाओ, आप वहाँ सुबह मिलती है। मैंने कहा कि ठीक है, और मैं सो गई। मुझे क्या पता था कि इस रात के बाद मुझे कभी सुकून की नींद नहीं आएगी। मीनाक्षी सुबह 9 बजे तक वापस आ जाती थी, क्योंकि उसकी शिफ्ट 8 बजे खत्म हो जाती थी, और अस्पताल से यहाँ आते हुए उसे पूरा 1 घंटा लग जाता था। जब मैं उठी तो सुबह के 9:30 बज रहे थे। मुझे लगा कि वह अपने कमरे में आकर सो गई होगी, लेकिन उसे बिना कुछ खिलाए मैं उसे सोने नहीं देती थी, क्योंकि फिर वह शाम तक सोती थी। मैं किचन में गई, खाना निकाला और उसको गर्म किया, और अपनी बेटी मीनाक्षी के कमरे की तरफ चल पड़ी। लेकिन जब अंदर गई और लाइट ऑन की तो हैरान रह गई। वहां तो यहाँ पर थी ही नहीं, और कमरा तो बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा था। मैं समझ गई कि लगता है उसे आने में देरी हो गई। मैं बाहर गई तो आज वहाँ लड़का भी नहीं खड़ा था। मैं हैरान हूँ कि आज वहाँ पीछे क्यों नहीं खड़ा है। इस समय खड़ा होता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि मीनाक्षी वापस आती होगी। आज क्यों नहीं खड़ा? कहीं बीमार तो नहीं हो गया? मैं तो माँ हूं ना। मेरे दिमाग में तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि मीनाक्षी कहीं मर तो नहीं गई, कुछ और तो नहीं हो गया। मुझे पूरा यकीन था कि मीनाक्षी उसी के बारे में बात करने वाली थी, और मैं अभी से ही सोच रही थी कि वह लोग रिश्ता लेकर आ गए तो क्या मुझे रिश्ता कर देना चाहिए या नहीं। 2 घंटे गुजर गए, मीनाक्षी नहीं आई, तो मैंने उसका नंबर मिलाया। घंटी जाने लगी, और मैं इंतजार करने लगी कि फोन कनेक्ट हो और मैं उससे बात करूं, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगा शायद बिजी होगी, और मैं यह भी सोच रही थी कि अस्पताल में कितने बुरे हालात होंगे।
डबल शिफ्ट करवाते हैं और जब शिफ्ट का समय खत्म हो जाता है तब भी उसे वापस नहीं आने देते। कम से कम अब तो उसे वापस भेज देना चाहिए। वह मुझे इस अस्पताल के बारे में बताती रहती थी। वह कहती थी कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। हर कोई अपना काम बड़ी बेईमानी से करता है। कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं करता। चाहे वह सफाई वाला हो या कोई डॉक्टर, सबको पैसों की पड़ी है और कोई ना कोई अपने काम में ढील कर ही देता है। मैं उससे कहती थी कि तुम अपना काम अच्छे से किया करो। बाकी सबको भगवान को अपना मुंह दिखाना होता है और तुम्हें अपना। पर वह कहती थी कि माँ, लेकिन उनकी वजह से मेरे काम पर भी असर पड़ता है। मैंने फिर से फोन किया। घंटी जा रही थी, लेकिन मेरा फोन कोई भी उठा नहीं रहा था और आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब मैंने उसकी दोस्त का नंबर मिलाया। वह भी फोन नहीं उठा रही थी। मैं हैरान थी। अब इसके अलावा तो मेरे पास और कोई नंबर नहीं था। मैं किसको फोन करती? फिर उसके दोस्त ने फोन उठा लिया। मैंने कहा, बेटा मीनाक्षी कहाँ है? वह फोन नहीं उठा रही है। तो उसने कहा कि हम भी उसी की तलाश कर रहे हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई। क्या मतलब तलाश कर रही हो? क्या वो वाकई गायब हो गई है? मुझे लगा कि ये लड़की मजाक कर रही है, लेकिन उसने ऐसा मजाक क्यों ही करना था? उसने कहा, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। असल में मीनाक्षी कहीं मिल नहीं रही। मुझे लगा कि अस्पताल बहुत बड़ा है, शायद वह कहीं व्यस्त होगी, मिल जाएगी। आप परेशान नहीं हो? मैंने कहा, अच्छा। अस्पताल तो बहुत बड़ा था। एक दिन में आप पूरा अस्पताल देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि साथ ही कॉलेज भी था। मैंने उससे कहा, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। वह बोली, ठीक है आंटी। मुझे उसकी आवाज में परेशानी महसूस हुई। पता नहीं क्या बात थी। मैंने थोड़ी देर के बाद फिर फोन किया और कहा, मीनाक्षी से बात करवा दो। तो उसने कहा, आंटी, बात ऐसी है कि वह मुझे अभी तक मिली नहीं। और अभी वह यह बात कर ही रही थी कि अचानक से उसके मुंह से चीख निकल गई। हाय, क्या हो गया? उसने मुझे कहा, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या हुआ है? मुझे बताओ तो सही, सब ठीक तो है? मेरा दिल तो बैठा जा रहा था। उसने कहा, मीनाक्षी मिल गई है। मैंने कहा, अच्छा, वह कैसी है? जरा मेरी उससे बात तो करवा दो। कहने लगी, बात नहीं करवा सकती, बस आप अस्पताल पहुंचिए। ये बात कहकर उसने फोन काट दिया। मुझे ठीक से कुछ समझ नहीं आया, तो वह रोते हुए कहने लगी, आप बस अभी के अभी अस्पताल आ जाइए आंटी। मैं अभी सोच रही थी कि अगर यह लड़की मजाक कर रही है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे। मैं घर से निकली, सामने रोहन भी नहीं खड़ा था। मैं तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। मैं रास्ते में भी अपनी बेटी को फोन कर रही थी। अगर वह मिल गई थी तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्योंकि बेल तो जा रही थी। ऐसा तो नहीं था कि उसका फोन बंद हो गया था। फिर फोन क्यों नहीं उठ रहा था? मैं अस्पताल पहुंची तो वहां पर अजीब सा माहौल लग रहा था। अस्पताल में भीड़ तो होती ही है। बाहर कोई एम्बुलेंस खड़ी होगी, कोई रो रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा। ये सब कुछ तो सामान ही था, लेकिन मुझे सभी लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। इधर उधर देख रहे थे, जैसे मेरे से कोई बात छुपाई जा रही हो। जैसे कोई ऐसी बात है जो इन सबको पता है लेकिन मुझे नहीं पता है। मैं परेशान तो थी, पर मैं कभी कभी यहाँ पर आती थी। उसने मुझे तकरीबन अपने सारे दोस्तों से और टीचरों से और अपने सीनियर डॉक्टरों से भी मिलवाया था। मैं रिसेप्शन पर गई और मैंने कहा, बेटा इस टाइम कहाँ होगी मीनाक्षी? तो उसने कहा, दूसरी मंजिल पर चली जाए, आपको पता चल जाएगा। ये बात भी अजीब सी थी। दूसरी मंजिल पर चली गई तो सामने ही उसकी दोस्त खड़ी थी और बहुत सारे लोग खड़े थे। अजीब सा माहौल था और पैर रखने की जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मुफ्त में कोई चीज बट रही हो या फिर कोई बहुत बड़ी बात हुई हो, जो यह सब लोग यहाँ पर जमा हुए थे। मुझे मीनाक्षी की दोस्त ने देखा तो रोती हुई मेरे पास आई। मैंने उससे कहा, बेटा यहाँ क्या हुआ है? उसने कहा, मुझे नहीं पता आंटी, मैं वहां पर नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करती। मैंने कहा, क्या कह रही हो तुम? हुआ क्या है? मीनाक्षी कहाँ है? तो उसने मुझे एक लाइन में बता दिया, मीनाक्षी अभी दुनिया में नहीं है। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने यह बात नहीं सुनी, लेकिन असल में मैंने सुन लिया और मेरे दिल तक यह बात चली गई थी। मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। तभी वहां पर एक आदमी आया। उसने कहा, आप ही डॉक्टर मीनाक्षी की मम्मी हैं? उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। वह मुझे बताने लगा कि हुआ क्या था। वह मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहा था जो आप अपनी बेटी के बारे में कभी सुन भी नहीं सकती थी। दुनिया की कोई भी माँ ऐसी डिटेल नहीं जानना चाहती होगी जैसी वह मुझे बता रहा था। जब उसने कहा कि टोटल 20 लोग थे तो मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, क्या कह रहे हैं आप? 20 लोग थे? मेरी बेटी 20 लोग?
उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ क्या किया? वह आदमी मुझे पहले ही बता चुका था, लेकिन अब बात मुझे समझ आई थी कि कितना बड़ा अनर्थ हो गया था। मेरी हालत बुरी हो गई। मुझे बस दूर से मीनाक्षी की एक झलक दिखाई गई और उसके बाद मुझे पीछे कर दिया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझे उसकी दोस्त ने संभाला। मेरे चिल्लाने की आवाज़ पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। सबको पता चल गया था कि मीनाक्षी की माँ आ गई है। उन लोगों का कहना था कि मीनाक्षी नाइट ड्यूटी पर थी और उसके बाद अचानक से कहीं गायब हो गई। उसको कोई मरीज बुलाने के लिए आया था। फिर हम लोग उसे सुबह तक ढूंढते रहे, मगर वह हमें नहीं मिली और फिर एक अंधेरे कमरे में वह हमें इस हालत में मिली। हमें लगता है कि इसके साथ यह सब कुछ करने वाले लोग 20 लोग थे, लेकिन वह कौन थे, कहाँ से आए थे, ये किसी को नहीं पता और अब वह दुनिया में नहीं है। लगता है उसने खुदकुशी कर ली है। अस्पताल वालों ने हमें बहुत तंग किया। हमें बॉडी नहीं दे रहे थे। काफ़ी कह रहे थे, आपकी बेटी ने लगता है अपने किसी दोस्त को बुलाया था और मामला खराब हो गया। कभी कह रहे थे कि एक दोस्त नहीं था, 4-5 लोग थे, यानी कि बॉयफ्रेंड थे। कभी कोई बात करते और जो बॉडी की हालत थी, वह हम ही जानते थे। किसी तरह से आखिरी रीति-रिवाज किए गए, लेकिन अब हमारे पास कोई सबूत नहीं था। सारा देश हमारी बेटी के लिए खड़ा था। सब उसकी तरफ से इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था, जिससे हमें यह पता चले कि हुआ क्या था। अस्पताल वालों ने जो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें लिखा था कि डॉक्टर मीनाक्षी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती थी? वह तो मुझे कुछ बताना चाहती थी। घर से हँसती हुई निकली थी। इसकी आँखों में ढेर सारे सपने थे। तो फिर एक ऐसा इंसान कैसे आत्महत्या कर सकता है? वह डिप्रेशन में भी नहीं थी। वह बिल्कुल ठीक थी। उसके साथ कुछ मसला नहीं था। हमने कहा कि उसका फ़ोन कहाँ है? वह हमें दे दे। उसका फ़ोन, बैग वगैरह दे दे। उन्होंने बैग वापस कर दिया। उसकी चीज़ें ऐसी थी जो टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हमें मीनाक्षी का फ़ोन नहीं दिया। हम हैरान हुए कि फ़ोन क्यों नहीं दिया, तो कहने लगे यह सबूत के तौर पर हमारे पास रहेगा। लेकिन उन्होंने सबूत का क्या करना था, जो खुद ही कह रहे थे कि उन्होंने आत्महत्या की है, तो फिर सबूत किसको दिखाना था? बहुत कोशिश की थी, किसी तरह उसका फ़ोन मिल जाता, क्योंकि फ़ोन से ही पता चल सकता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, लेकिन उन्होंने उसका फ़ोन हमें नहीं दिया। इस बात को 3 दिन गुज़र गए थे और 3 दिन से मैंने रोहन को भी नहीं देखा था। क्या उसको पता नहीं था कि मीनाक्षी के साथ क्या हुआ था? वह तो इस दुनिया से भी चली गई थी। ये बात तो सारे देश में फैल चुकी थी, तो फिर उसको क्यों नहीं पता था? लगता है वह डर गया था और अपने कमरे में बैठा था। बाहर निकलना नहीं चाहता था कि उससे भी पूछताछ ना हो जाए, क्योंकि पता नहीं कितनी दफ़ा यहाँ पुलिस आई थी। मेरी जो हालत थी मैं ही जानती हूँ। एक तो मेरी जवान बेटी जिसको मैंने मुश्किल से डॉक्टर बनाया और अब वह इस दुनिया से चली गई है और यह जानती हूँ कि वह कैसे गई। मुझे रातों को नींद ही नहीं आती थी। मैं पूरी-पूरी रात रोती रहती थी। सब लोग इंसाफ माँग रहे थे, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था, वह कभी ठीक नहीं हो सकता था। मेरी बेटी तो कभी वापस नहीं आ सकती। हमारे घर की लक्ष्मी मेरी बेटी दुनिया से चली गई। अब उसे कभी वापस नहीं आना था। इंसाफ मिलता तो किसको मिलता? एक माँ के लिए हिसाब क्या हो सकता है? क्या मुझे मेरी बेटी को कोई वापस लाकर दे सकता था? 1 हफ्ता गुज़र गया तो मीनाक्षी की दोस्त अचानक हमारे घर आई और उसने कहा कि मुझे मीनाक्षी की तरफ से एक वीडियो मिली है। उसने कहा कि शायद मीनाक्षी ने उसी वक़्त यह वीडियो भेजी थी, लेकिन मैंने भी नहीं देखी थी। मैं बहुत व्यस्त हो गई थी और डर भी गई थी, क्योंकि मुझे धमकाया गया था और कहा गया था कि अगर कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने बताया कि मेरे पास मीनाक्षी की आखिरी वीडियो है, इसके अलावा हमारे पास उसकी कोई याद नहीं है। वीडियो 45 मिनट लंबी है, मैंने भी अब तक नहीं देखी है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। हमने तुरंत वीडियो को टीवी के साथ कनेक्ट किया, ताकि सभी लोग देख सकें। सभी मीनाक्षी को देखना चाहते थे, लेकिन वीडियो देखकर तो हम हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे यह वीडियो उस पल की है जब वह सब लोग वहाँ से चले गए थे। मीनाक्षी भी कसम खाकर कह रही थी कि वह जिंदा थी और उसने यह वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेज दी थी। शायद उसने इसे अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया था, इसलिए उन लोगों ने अब तक हमसे नहीं पूछा कि क्या आपको कोई वीडियो मिली है या नहीं। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह दर्द में थी। वह कह रही थी कि अस्पताल वाले कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं। मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ यह सब कुछ किया है, ताकि मुझे चुप कराया जा सके। मरीजों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत से बुरे काम हो रहे हैं अस्पताल में। थोड़ी और जानकारी देने के बाद उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर देना,
और रोहन से भी कहना कि मुझे माफ कर दे। मैंने उससे शादी करने का वादा किया था और मैं तुमसे यह बात कहने वाली थी, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं बच सकूंगी। मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। वह अपने भाइयों के नाम लेने लगी। परेशान नहीं होना और तुम लोग माँ पापा और अपना ख्याल रखना। आखिर में उसने कहा, मैं तुम सब से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम सब मेरे लिए बहुत खुश हो। जहाँ भी रहोगी तुम सबको याद करूंगी। मेरे लिए उदास मत होना। वे वीडियो देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मीनाक्षी की दोस्त कह रही थी, इस वीडियो का कुछ न कुछ करके हमें इंसाफ दिला सकती है। मैं फिर से इतने बड़े दुख में चली गई थी। एक हफ्ते बाद हमें पता चला कि रोहन ने आत्महत्या कर ली थी। जब उसे पता चला कि मीनाक्षी के साथ इतना बुरा हुआ और अब वह इस दुनिया में नहीं है, तो उसने भी जहर खा लिया। उसने अपने आप को खत्म कर लिया। ये खबर सुनकर हमें भी और भी ज्यादा बुरा लगा। रोहन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इसका मतलब कि वह मीनाक्षी से बहुत प्यार करता था। जब उसे पता चला कि मीनाक्षी दुनिया में नहीं है, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। अब इस बात को 1 महीना होने वाला है, लेकिन असली मुजरिमों तक अभी तक कोई नहीं पहुंच सका। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। मेरे पास बहुत से लोग आए हैं, मुझे तसल्ली दी है, कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा है। आप लोग ही बताएं कि अब क्या करें। दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं और वह लोग जो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं, अब तक पकड़े भी नहीं गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मीनाक्षी को इंसाफ मिल जाएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।